बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी समवन स्पेशल। देर शाम का वक्त रहा होगा। दिल्ली में रिंग रोड पर लाजपत नगर के पास ट्रैफिक सिग्नल लाल होने पर एक कार रुकी। गाड़ी में आगे बैठी माया की नज़र डैशबोर्ड में रखी भगवान की मूर्ति पर टिकी हुई थी, लेकिन आंखों में रोके हुए पानी से जैसे सब धुंधला रहा था। सिर्फ 8 या 10 सेकंड की रेड लाइट से हो गए ट्रैफिक जैम की वजह से गाड़ी चला रहा माया का पति रवि खींच चुका था। यार, कोई तमीज़ नहीं इन लोगों को, बस रॉन्ग साइड चले आते हैं हा? माया और रवि के साथ गाड़ी में बैक सीट पर बैठा था उनका 3.5 साल का बेटा ऋषु, जो अपने हाथ में एक रंगीन माला के गोल गोल बीड्स को अपनी उंगलियों के बीच घुमाने में मगन था। सीट में अपने अगल बगल 3-4 छोटे खिलौनों को सजाए वो चुपचाप अपनी ही दुनिया में खोया था। उस पर न किसी ट्रैफिक का असर था और न ही माया और रवि के साथ होने का। क्लच को पैर से कई बार छोड़ने दबाने से उकता चुके रवि ने गाड़ी में चल रहे गाने की आवाज़ कुछ धीमी करते हुए माया का ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश की। परेशान मत हो, आराम से करते हैं ना बात घर चल के। माया चुप थी। उस पर रवि की आवाज़ का कोई असर नहीं था। कुछ देर पहले जो सुनकर वो लौटी थी, उसके बाद वाकई कुछ सुनने की हिम्मत बची नहीं थी उसमें। तकरीबन आधे घंटे बाद तीनों घर आ चुके थे। ऋषु अपने हाथों में बीड्स में अभी भी उलझा हुआ था और रवि सोफे में धंस चुका था। और माया, वो हाथों में ली हुई फाइल और पर्चों को मेज पर रखकर बाथरूम में घुसकर शावर के नीचे जा खड़ी हुई थी। बहुत देर से रोके रखे आंसू पलकों पर बांध कर रख पाना अब मुश्किल हो रहा था। खुलकर रो लेना चाहती थी वो। डॉक्टर के कहे शब्द बार बार जहन में गूंज रहे थे। बोलने या सुनने की दिक्कत नहीं है ये, लेकिन ऋषु की जो प्रैक्टिकल समझ है ना और हाव भाव, वो आप नॉर्मल बच्चों के मुकाबले अलग देखेंगे। वैसे यकीन मानिए, आपका बेटा जीनियस भी निकल सकता है। आप दोनों को बहुत सब्र से काम लेना होगा और उसकी शुरुआत होगी सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करने से। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से बहुत बहुत अलग, बहुत बहुत ख़ास है ऋषु। ऑटिज़म है उसको। आम से ख़ास हो जाना या स्पेशल कहलाना हर बार शायद एक जैसी खुशियाँ लेकर नहीं आता। डॉक्टर के मुंह से अपने इकलौते बेटे के बारे में दूसरों से अलग होने की बात सुनना माया को अंदर तक झंझोड़ गया था। ये उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा दर्द था। लगभग 2-2.5 साल का रहा होगा ऋषु जब माया और रवि ने उसमें उसकी उम्र के और बच्चों से कुछ अलग नोटिस करना शुरू किया। शारीरिक रूप से अपने हम उम्र बच्चों की तरह ही दिखने वाला ऋषु पुकारे जाने पर सामान्य प्रतिक्रिया नहीं देता था। उसकी हल्की बादामी आंखें अक्सर रवि और माया की ओर देखते हुए भी किसी और ही दुनिया में डूबी रहती। एक रोज रवि उसके लिए 3 पहियों वाली साइकिल लेकर आया और माया से बोला, कहाँ है अपना हीरो, बुलाओ फटाफट। रवि अपने बेटे के चेहरे पर इस सरप्राइज गिफ्ट से आने वाली खुशी देखने के लिए बेताब था। माया के कई बार पुकारने पर ऋषु बहुत देर तक नजर नहीं आया। पूरे घर में ढूंढने पर ऋषु स्टील की बड़ी सी अलमारी की ओट में अपने पसंदीदा 2-3 छोटे टॉयज को लिए बैठा था। ये देखो पापा क्या लाए, देखो देखो तो। रवि छोटी सी साइकिल की घंटी ट्रिंग ट्रिंग करता हुआ कमरे में ही चला आया था, लेकिन ऋषु को उस लाल चमचमाती हुई तिपहिया साइकिल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उस छोटे से कोने में मज़े से अपनी आधी कच्ची आधी पक्की तोतली बोली में अपने खिलौनों से बातें करने में लगा रहा। शुरू में माया और रवि दोनों को ही लगा कि ऋषु अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के मुकाबले शर्मीला होने की वजह से अपने में ही सिमटा रहता था,
लेकिन धीरे धीरे उसके हाव भाव को लेकर माया की बेचैनी बढ़ने लगी। अक्सर शाम को पार्क से लौटने के बाद माया के पास रवि को बताने के लिए शिकायतों का पुलिंदा रहता। पार्क भी जाएगा तो अपने वही पुराने से झोले में घिसे हुए खिलौने लेके, न साइकिल चलानी है न किसी से रेसिंग करनी है। जानते हो इतने महीनों में एक भी दोस्त नहीं है इसका। धीरे धीरे रिशु के बेवजह व्यवहार के मौके बढ़ते चले गए। कभी वो रात को सोते हुए अचकचा कर उठ जाता या कभी जागते हुए भी अचानक बेवजह जोर जोर से रोने लगता। माया उसके डर को समझने की, उसकी जिद को बूझने की पूरी कोशिश करती, मगर रिशु के मन को पढ़ पाना एक अनसुलझी पहेली जैसा था। सुनो, माँ कह रही थी कि बच्चे बुरे सपने देख के भी डरते हैं नींद में। मैं नून राय करती हूँ, लेकिन असलियत सपनों में कब बसती है। माया का वहम अब घबराहट की जमीन पर पैर रख चुका था। रवि ने भी चीजों को भांपते हुए स्पेशलिस्ट से राय लेने का मन बना लिया। महीनों तक रिशु के सुनने, बोलने और बाकी स्वभाव को पूरी तरह जांचने परखने के बाद आज स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने माया और रवि को जो भी बताया वो दोनों का दिल तोड़ गया था। माया, बाहर आओ प्लीज। बाथरूम के बाहर खड़े रवि ने दरवाजा खटखटाते हुए माया को पुकारा। आंखों के घेरों में फैला हुआ काजल लिए माया बाहर आ गई और रवि से चिपटकर फूट फूट के रोने लगी। अपनी छोटी सी खुशहाल दुनिया को किस्मत की यूं नजर लग जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी माया। रिशु का सच स्वीकार कर लेने के लिए जिस सहजता से, जिस आसानी से डॉक्टर साहब ने माया और रवि से कहा था, वो अमल में ला पाना उतना आसान नहीं था, क्योंकि रिशु का सच किसी तय दायरे में बंधा ही नहीं था। ऑटिज्म शरीर का कोई ऐसा रोग नहीं है कि 10-20 दिन या कुछ महीनों तक सुबह दोपहर शाम कोई गोली खाकर जीवन को सामान्य बना सके। ये तो सामान्य रोजमर्रा के जीवन के समानांतर पैरेलल ऑटिस्टिक व्यक्ति के दिमाग में रची बसी एक ऐसी दुनिया है जिस तक पहुंच पाने की कोई तय राह ही नहीं है। एक ऐसी दुनिया जिसके बंद दरवाजों के अंदर झांक पाने के लिए आपको हर दिन नए पुल बनाने की कोशिश करनी पड़ सकती है। ऐसी कोशिश जिसमें सफल होने का कोई अचूक फॉर्मूला नहीं है। रिशु की माँ होना माया के लिए आसान नहीं था। बहुत कसमसाहट होती जब बेटा आसपास होते हुए भी उसकी छुअन से बेखबर अपनी ही दुनिया में डूबा रहता और किसी पल बिना उम्मीद के अचानक भागकर उससे देर देर तक चिपटा रहता। एक माँ को अपने बच्चे को जानने समझने की हुड़क बढ़ती चली जा रही थी। इन सब के साथ एक और बात थी जो माया के मन में घर कर रही थी। वो थी अपने बेटे को दूसरों के कौतूहल से बचाने की। जब वो रिशु के साथ कहीं भी बाहर जाती और राह चलते रिशु को रास्ते में कोई पलट कर दोबारा देख लेता तो उसका मन करता कि चिल्ला चिल्ला कर कहे कि ऐसा मत करिए, बुरा लगता है, आगे आकर इससे हाथ मिलाइए ना, इससे दोस्ती करिए। अपने ही बेटे को हर दिन एक माप तौल की नजर से देखने लगी थी माया, और अब रिशु को जल्द से जल्द एक सामान्य स्कूल में भेजकर वो सभी बच्चों के बराबर ला खड़ा करना चाहती थी। सुनो, स्कूल तो जा पाएगा ना? बाकी सबसे पिछड़ तो नहीं जाएगा हमारा रिशु? डबडबाई आंखों से पूछे गए माया के ऐसे सवालों के जवाब अपनी अक्ल और हुनर से प्रोफेशनल लाइफ में सबको पीछे छोड़ देने वाले रवि के लिए भी आसान नहीं थे। शायद हमको उसके लिए स्पेशल स्कूल का सोचना चाहिए, लेकिन माया की जिद उसको रवि से दूर कर रही थी। जब खुद ही उसको सबसे अलग कर दोगे तो बाकी लोगों में कैसे शामिल होगा? एक तरफ रिशु था जिसे उसकी उंगली पकड़कर सही गलत अच्छा बुरा समझाने वालों की एक सामान्य बच्चे के मुकाबले बेहद ज्यादा जरूरत थी, और दूसरी तरफ माया जो रिशु को एक सामान्य ढर्रे से छिटक कर अलग होता देख पाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने खुद से, हालात से, समाज से लड़कर अपने बेटे को हर हाल में एक आम जिंदगी देने का खुद से वादा कर लिया। जिंदगी में जो भी घट चुका होता है उसके लिए अंडू और रीटेक के मौके कम ही मिला करते हैं, लेकिन जो घटनाएं हमारी उम्मीद से परे घट जाती हैं उन पर चलने के लिए नए रास्ते बना पाना भी आसान नहीं होता। स्पेशल स्पेशल, अरे नहीं बनाना है ना स्पेशल, हम लोग नॉर्मली ठीक हैं। बस एक बार इसका स्कूल में नाम लिख जाए तो फिर ये सबके बराबर आ जाएगा। और क्या घट जाएगा अगर थोड़ा 19 रह भी जाएगा तो? मुझे पता है सारे बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं। माया हर हाल में एक धावक की तरह अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर
कैसे भी इस दौड़ के फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचना चाहती थी। उसके मन में अब भी ऐसा कुछ बाकी था जो उसे ऋषु के सच को अपनाने से रोक रहा था। वो दूसरों के ऋषु के प्रति किए गए व्यवहार से उपजी शर्म थी, अपनी किस्मत से नाराजगी थी, कुछ न कर पाने की लाचारगी थी, या शायद इन सब का मिला जुला असर। पेशे से इंजीनियर रवि के प्रैक्टिकल स्वभाव ने उसे इस सच को अपनाने की मदद की थी। वो समझने लगा था कि उम्र बढ़ने के साथ ऋषु और सामान्य बच्चों के बीच की खाई बढ़ती जाएगी और बहुत सालों तक ऋषु के व्यवहार को बचपने की चादर से ढके रह पाना आसान नहीं होगा। अपने दुख पर पत्थर रखकर वो अब हर संभव कोशिश करना चाहता था जिससे ऋषु अलग होते हुए भी मजबूत बन सके, दुनिया का सामना कर सके। वो ऋषु के लिए उस सहारे की तलाश में था जो उसे उन दोनों के बाद भी संभाले रखे। लेकिन रवि की इस कोशिश में सबसे बड़ा इम्तिहान था माया को ऋषु की परवरिश के लिए सही रास्ता चुनने के लिए समझा पाना, मना पाना। सुनो ना, जल्दी फॉर्म्स आने वाले एडमिशन के। आपके कलीग की वाइफ पढ़ाती है ना पास वाले स्कूल में, अभी से कह के रखिए ना, जो भी हेल्प मिल जाएगी सही रहेगा। माया ने स्कूल एडमिशन की तारीख नज़दीक आने के पहले रवि को याद दिलाते हुए कहा था। रवि अपनी कोशिश करते रहना चाहता था। मैंने बहुत कोशिश की है माया, हमारी तरह के लोगों से जुड़ने की। तुम भी आगे बढ़ो ना, चीज़ें कुछ हद तक सुलझा ले जाएंगे हम। बेकार बात मत करो रवि, अपनों से मजबूत बच्चों में रहेगा तभी आगे बढ़ेगा ना। ऋषु के लिए ये मैं तय कर चुकी हूँ। माया की ये जिद रवि को परेशान कर रही थी, लेकिन वो समझता था कि जोर जबरदस्ती और मजबूरी में लिया गया कोई भी फैसला माया दिल से नहीं अपना पाएगी। इस हालत में उसके लिए माया को समय देने के सिवा कोई चारा नहीं था। माया की जिद के चलते कुछ ही महीनों में वो दिन भी आ गया जब माया और रवि 4 साल के ऋषु के साथ स्कूल के एडमिशन हॉल में बैठे थे। कुछ देर थोड़ी बहुत औपचारिक बात करके प्रिंसिपल ने ऋषु की ओर इशारा करते हुए कहा, अब आप ऋषु को कुछ टाइम के लिए साथ वाले हॉल में छोड़ दें, वहाँ टीचर्स भी हैं, सब बच्चों का ख्याल रखेंगे, आप बिल्कुल फिक्र न करें। रवि के कुछ कहने से पहले माया बोल पड़ी, क्या मैं भी साथ में वहाँ रह सकती हूँ? जैसे भी हो, माया इस वक्त को जल्दी से जल्दी बिता देना चाहती थी। प्रिंसिपल ने माया की ऋषु पर पकड़ को गौर करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर कोशिश करें कि आप बच्चों से थोड़ा दूर ही बैठें। रवि शांत था। माया को झंझोड़ कर उससे धरातल पर आ जाने को कहना चाहता था, लेकिन शायद अभी इम्तिहान का दौर शुरू ही हुआ था और अपने हिस्से का सब्र उसे जीना ही था। बड़े से हॉल में ऋषु को बाकी बच्चों के पास छोड़कर माया एक कोने में हो ली। मुस्कुराती हुई टीचर ने बच्चों को बातों में लगाकर जल्द ही उनसे दोस्ती कर ली। गोल घेरे में टीचर के इर्द गिर्द खड़े बच्चे खिलखिला रहे थे, फायर इन द माउंटेन, रन रन रन। टीचर कभी ABCD के कटआउट हाथ में उठाकर बच्चों से पूछती, तो कभी कोई रंग दिखाकर, ये कौन सा कलर है, कौन बताएगा? राइट, पर्पल। दूर खड़ी माया जवाब देने की होड़ में चहकते बच्चों के बीच चुपचाप सर झुकाए खड़े ऋषु को एक टक देख रही थी। उसके मन में भी हुक थी कि टीचर जब कोई भी अगली चीज दिखाए या सवाल पूछे तो ऋषु सबसे पहले फट से उंगली ऊपर करे, सही जवाब दे। टीचर भी उसको टॉफी दे, पुचकारे और बाकी बच्चे तालियां बजाने लगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर टीचर के आसपास रहकर ऋषु ने अपनी मुट्ठी में छुपा कर रखी हुई बीड्स वाली माला को हाथ में गोल गोल घुमाते हुए हॉल के चक्कर काटने शुरू कर दिए। मानो संजान भीड़ में उसे अपना एक साथी मिल गया था। आधे घंटे में ही माया को बड़ा सा हॉल 2 हिस्सों में बटा नजर आने लगा, जिसमें एक हिस्से में हंसते चहकते बच्चे और टीचर थे और दूसरे में ऋषु बिल्कुल अकेला। अपने बेटे को दूसरे बच्चों के बीच पिछड़ता देखकर माया का डर, उसकी तकलीफ आंखों से झड़ने लगी। चुपचाप ऋषु का हाथ पकड़कर वो हॉल से बाहर आ गई। ऋषु को रवि के पास छोड़कर पानी पीने के बहाने से वाटर कूलर की ओट में माया फूट फूट कर रो पड़ी। महीनों से जिस सच से आंखें मूंदे खड़ी थी, वो आज मुंह उठाए सामने आंखों में आंखें डाले खड़ा था। अपनी ही नजरों में हार गई थी आज माया। हॉल में जो भी जैसे भी घटा, उसके बाद रवि से नजरें मिला पाने की हिम्मत नहीं थी माया में। समझ नहीं पा रही थी कि उससे कैसे कहेगी कि हर तरह का जोर लगा देने के बावजूद वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। माया के साथ ही हॉल से बाहर निकला ऋषु
प्लेग्राउंड के किनारे सीमेंट की बेंच पर कुछ सूखी पत्तियों से घिरा बैठा धीरे धीरे सर हिलाते हुए मुस्कुरा रहा था, हार जीत के हिसाब से परे। रवि और ऋषु माया का इंतजार कर ही रहे थे कि रवि के परिचित की पत्नी उनको ढूंढती हुई आ गई। हाँ जी भाई साहब, हो गया इंटरेक्शन? आप लोग फिक्र मत करिए, सब मैनेज हो जाएगा, मैं बात करती हूँ ना मैडम से। रवि थोड़ा हैरान हुआ। मतलब? उन्होंने जवाब दिया, सुनिए ना, आपका वाइफ बेशी परेशान है, मुझको भी कॉल लगाया 2-3 बार लास्ट वीक। बोल रही थी बेटा का तबीयत थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने बात कर लिया है, प्रिंसिपल मैडम करेंगी कंसिडर। आप लोग तब तक ये फॉर्म वगैरह फिल कर दीजिए, मैं फीस बुक का इंतज़ाम करवाती हूँ। रवि की ओर बढ़ रही माया ने ये बातचीत सुनकर अंदाज़ा लगा लिया था कि ऋषु को दाखिला मिलने में ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं थी। कोशिश करके शायद उसी दिन ऋषु की फीस जमा करके सीट रिजर्व करा सकते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब उसे अपनी इस जीत पर खुशी से ज़्यादा हैरानी हुई थी। क्या बोल के गई अभी वो? मतलब सिर्फ फीस देने से हो जाएगा? पता है अंदर क्या हुआ था? हमारे ऋषु की तरफ टीचर ने एक बार देखा तक नहीं था। पूरे हॉल में अकेला एक कोने में चक्कर काट रहा था वो। इंटरेक्शन नहीं था। कहते कहते माया का गला भर आया। रिजेक्शन था। रवि कुछ नहीं बोला, शायद मन ही मन माया की लगातार जिद से नाराज था। उसने कमीज की बाईं जेब में फंसा पेन निकालकर माया को थमा दिया। हमने ही चुना है ये भी। खैर, मैं गाड़ी से चेकबुक ले आता हूँ, तुम फॉर्म भर लो तब तक। रवि के लौटने पर माया ने भरा हुआ फॉर्म उसे पकड़ा दिया। प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर बढ़ते बढ़ते रवि ने हाथ में लिया फॉर्म पढ़ना शुरू किया। बच्चे का नाम ऋषु कपूर, उम्र 4 साल। स्कूल से अपेक्षा सिर्फ इतनी कि बच्चे एक दूसरे के आगे पीछे नहीं बल्कि साथ साथ चलें बढ़ें। बच्चे का मेडिकल रिकॉर्ड सामान्य नहीं है, बल्कि सामान्य से कहीं कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। फॉर्म के नीचे माया ने एक नोट लिख छोड़ा था। यहाँ आने के बाद ही मैं जान पाई कि ऋषु को जीवन में कैसी शुरुआत नहीं करनी है। अपने स्पेशल बेटे के लिए हम एक खास स्कूल की तलाश में हैं जो ऋषु और उसकी तरह के बच्चों के लिए ही बनाए गए हों। अब बच्चा खास है तो पहला पायदान भी सबसे खास ही डिजर्व करता है ना हमारा स्पेशल बेटा ऋषु। फॉर्म पढ़ते पढ़ते रवि के ऑफिस की ओर बढ़ते कदम ठहर गए और उसने पलटकर माया की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था। ऋषु के लिए एक सबसे स्पेशल शुरुआत कर पाने का मजबूत इरादा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।